नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से लगे होंगे परीक्षाओं की तैयारी में। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर एएसआई की वैकेंसीज़ देखने के लिए मिल रही हैं। अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या आप लोग इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। साथ के साथ अगर हम बात करें, अगर आपकी हाइट कम है, मतलब आपकी हाइट मान लीजिए 155 से लेके 160 सेंटीमीटर के आसपास है, आप एक लड़का हैं, तो आप चाहते हैं फॉर्म भरना, मतलब बेसिकली आपकी हाइट इतनी नहीं है कि आप एसआई का फॉर्म भर पाएँ या कांस्टेबल का फॉर्म भर पाएँ। आपकी हाइट 162.5 है मान लीजिए, तो आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका सपना तो होगा कहीं ना कहीं वर्दी पहनना, मगर एक मन में ये ख्याल आता होगा कि मेरी हाइट नहीं है, मेरा फिजिक जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं नहीं दौड़ सकता उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से बाकी विद्यार्थी दौड़ पाएंगे। मगर मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं परीक्षा को तो क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं टाइपिंग भी कर सकता हूँ आसानी से, तो यकीन मानिए ये नौकरी आपके लिए है। इसके अंदर आपको कंपटीशन भी कम देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें बिहार एसआई की तुलना में, बिहार कांस्टेबल की तुलना में, यहाँ पर आपको कंपटीशन भी कम देखने के लिए मिलेगा। कैसे कम देखने के लिए मिलेगा, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, प्री के बाद क्या मेंस भी करवाया जाएगा, इस सभी चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी एक बहुत ही इस शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। नहीं नज़र आ रहा होगा तो मैं डेट्स आपको बता दूंगा क्या है। देखिए, सबसे पहले वो बोल रहा है कि जो इसकी प्रारंभिक तारीख है ना, फॉर्म भरना शुरू किए जाएंगे 17/12/2024 से, मतलब कल से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके फॉर्म जो है वो भरते हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब कल से आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। साथ के साथ यहाँ पर बताया गया है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में। किसके बारे में? स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में। और साथ के साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कुल मिला के 305 वैकेंसीज़ हैं। कितनी वैकेंसीज़ हैं? तो यहाँ पे कुल मिला के इसके अंदर 305 वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। आप बोलोगे 2800 ग्रेड पे का मतलब क्या होता है, हमें तो पैसा समझ आता है। 2800 ग्रेड पे की नौकरी है सर, 2800 ग्रेड पे। टैक्स ऑडिटर अगर आप देखते हैं ना सीजीएल में, तो वो 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, मतलब लगभग आप मान के चलो 44,000 के ऊपर सैलरी आपके हाथ में आ सकती है। ठीक है, 44,000 के ऊपर सैलरी आपके हाथ में आ सकती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे काम की नोटिफिकेशन है, हमें फ़ायदा देगी, हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है ऐसी नोटिफिकेशन। पदों की संख्या आपने देख ली, सैलरी यहाँ पर आपने देख ली। ठीक है, 29,200 से लेके 92,300 सैलरी बताई गई है, मगर इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक पे यहाँ पर बताई गई है 29,200 के आसपास। तो याद रखिए इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड होती हुई नजर आएंगी। 2800 ग्रेड पे के हिसाब से 44,000 के ऊपर आपकी सैलरी बैठती हुई आपको नजर आएगी। ठीक, अब एक चीज़ तो समझ आ गई, फॉर्म आ गए हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 17 तारीख से। दूसरे पेज पर देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरे पेज पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है सर क्वालिफिकेशन, योग्यता। और अगर आप इसे देख रहे हैं, मैंने लाल बॉक्स में से डाल दिया है, भारत का नागरिक होना चाहिए सर। और वो बोल रहा है कि 1/8/2024 तक, 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त 2024 तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। न्यूनतम आपने 12वीं पास कर रखी हो। ठीक है, मिनिमम आपने 12th पास कर रखी हो, आपके पास 12वीं पास हो। और कब तक हो? 12वीं पास हो आप 1 अगस्त 2024 तक। साथ के साथ आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, साथ के साथ आपके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। और वो जो डिप्लोमा है ना, उसकी डेट भी 1 अगस्त 2024 ही रखी गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप अप्लाई कर दो डिप्लोमा के लिए और आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब तक इसका पेपर करा जाए तब तक आप डिप्लोमा अपने पास बनवा के रख लो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि 1/8/2024 तक ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ये न्यूनतम योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक, आगे अगर हम बात करें सर, आगे आती है एज लिमिट। आगे क्या आती है? आगे आती है एज लिमिट। अगर एज लिमिट आप देखोगे जनरल वाले कैटेगरी के लिए, ठीक, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल, महिलाओं के लिए, जनरल वाली महिलाओं के लिए मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ यूआर वाली फीमेल के लिए 18 से लेके 25 साल, न्यूनतम आयु 18 साल है और अधिकतम आयु है 25 साल। ये महिलाओं के लिए है, फीमेल की यहाँ पर वो बात कर रहा है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो सर पुरुषों के लिए, ठीक, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग
और पिछड़ा वर्ग, इसमें आयु सीमा दे रखी है पुरुषों और महिलाओं के लिए 18 से लेकर 27 साल। इसके अलावा यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 से लेकर अधिकतम 28 वर्ष यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं और पुरुषों के लिए यहाँ पर जो आयु सीमा दे रखी है वो है 18 से लेकर 30 साल। मैंने शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि कंपटीशन कम देखने के लिए मिलेगा। सर कम इसलिए देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एज लिमिट बहुत कम दी गई है सर। अगर आप अदर वैकेंसीज देखेंगे एसआई कांस्टेबल की तुलना में तो वहाँ पे 20 से 37 दिखा देता है, 18 से 37 दिखा देता है, कई बार 40 भी दिखा देता है अनरिजर्व कैटेगरीज में। मगर यहाँ पर अगर आप देखोगे सारी कैटेगरीज को जोड़ भी लोगे तो 30 के ऊपर वाले को नहीं ले रहा वो। सारी कैटेगरीज को उठाकर देखोगे तब भी 30 के ऊपर वाले को किसी को नहीं ले रहा वो। इसका मतलब बहुत कम जो उस एज ग्रुप के लोग हैं वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसमें बहुत बड़ी विंडो खोली ही नहीं है एज ग्रुप के लिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एज लिमिट कम दे रखी है ताकि कम विद्यार्थी यहाँ पर एलिजिबल हों इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यदि आपके पास इतनी आयु है 18 से 25 के बीच में, जनरल में आप आ रहे हैं या फिर किसी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी के अधीन अगर आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है आपके क्वालिफाई होने के, नौकरी लगने के। ठीक है, इसके बाद आता है सर पेपर का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न में आपकी जो परीक्षा होगी सर, पहली परीक्षा के अंदर यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न दे रखा है सर। इस एग्ज़ाम के पैटर्न में आपके 2 पेपर होंगे। पहली परीक्षा जो होगी वो हिंदी की होगी। उस हिंदी की परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुल मिला के 100 प्रश्न। ठीक है, हिंदी के 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और इन 100 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आपको 1.5 आवर्स का समय दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और इसे आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें 30% अंक लाना ज़रूरी है। यदि आप 30% अंक इसमें नहीं लेकर आते तो आप दूसरे पेपर को देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। बेसिकली दूसरा पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। ठीक, पेपर तो आप दे दोगे, एलिजिबल आप दूसरा पेपर आपका चेक ही नहीं होगा अगर आपने 30% नंबर स्कोर नहीं किए। सेम पैटर्न है सर, आपको पता है एसआई वाला, यही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। बस वहाँ पर प्री और मेंस मिलता है, यहाँ पे प्री और मेंस जैसा कुछ नहीं है। एक ही पेपर है, एक ही पेपर में 2 एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे। पहला हिंदी का मिलेगा, उसके बाद दूसरा पेपर आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन का जिसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी ही के बेसिस पे कट ऑफ तैयार होगी। हिंदी का बस क्वालिफाई करना है, उसके बेसिस पे कट ऑफ तैयार नहीं होगी। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग क्या दे रखी है, तो उसने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 0.2। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 0.2। मतलब मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन, मतलब 1/5 यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। सिंपल सी बात, इस तरीके से याद रखिए। ठीक है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 आवर्स का यहाँ पे समय दिया जाएगा। सिलेबस में क्या होगा भाई, जीके और करंट आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस, जीके और करंट अफेयर से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, अब इसे क्वालिफाई करेंगे कुल मिला के 6 गुना विद्यार्थी। मतलब टोटल वैकेंसी 305 है ना, तो 305 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 6 गुना विद्यार्थियों को। मतलब केवल इतने ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बुलाया जाएगा आगे नेक्स्ट राउंड के लिए। राउंड 1 हो गया एक तरीके से, आपने हिंदी का पेपर दिया, 30% नंबर हासिल कर लिए। उसके बाद आपने अपना ये मेन पेपर दिया जीके वाला, उसमें आपने अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, उसके बाद 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा स्टेनोग्राफर के टेस्ट के लिए। जब वैकेंसी एएसआई स्टेनोग्राफर की है तो स्टेनोग्राफर का टेस्ट हो गई, और स्टेनोग्राफर के टेस्ट में आपको हिंदी के स्टेनो लिखना होगा, 80 शब्द लिखने होंगे 5 मिनट में। कितने शब्द? 80 शब्द लिखने होंगे 5 मिनट में। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, जिस टाइपिंग टेस्ट में आपको कुल मिला के 10 मिनट का समय दिया जाएगा, और इस 10 मिनट के समय के अंदर आपको 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जिसमें आपकी टाइपिंग अच्छी है उसमें टाइप करना होगा। 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर आपको टाइप करना होगा हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपकी टाइपिंग सही है। ठीक है, तो एक स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा आपका, एक टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके अलावा एक कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर ज्ञान की जांच भी होगी, जिसमें एमएस ऑफिस, इंटरनेट, एक्सेल, ये सब चीज़ें आपसे वहाँ पर करवा कर देखी जाएंगी। तो देखो यार, नौकरी ऐसी है स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनो तो आपसे करवाएगा ही, स्टेनो करवाएगा। उसके बाद जो स्टेनो वाली भाषा में आपने लिखा होगा उसे टाइप करवाएगा। उसके अलावा एक 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट और लेगा। ठीक है, उस 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट में एरर भी बता रखा है उसने कि भैया एरर अगर आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो 5% है, इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो 10% है। ठीक है, उसने एरर के साथ बता रखा है सब कुछ। तो टाइपिंग अगर आपको करनी है तो बहुत अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा कि एरर ना आए। अगर एरर आए तो 5% से ज़्यादा एरर आपका ना आए टाइपिंग करते हुए।
ठीक, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी आपने प्रोसेस देख ली, इस प्रोसेस के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने इसे क्वालिफाई नहीं किया तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, चाहे वो यहाँ पर हो जाए, आप टाइपिंग नहीं कर पाते 10 मिनट में प्रॉपर, और अगर आपके एरर बहुत ज़्यादा होते हैं तब भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सेम आपके साथ स्टेनो में होने वाला है। ठीक है, तो एक अच्छी वैकेंसी है, एक बढ़िया वैकेंसी है। और इससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, देखो फ़ायदा आपको ये मिलेगा, अगर आपने मान लीजिए इसकी तैयारी करी तो आपकी एसआई की तैयारी भी हो जाएगी, आपकी कांस्टेबल की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि पेपर अगर आप देखेंगे तो हिंदी भी पूछ रहा है वो, और आपके साथ जीके भी पूछ रहा है, मतलब सेम इसी पैटर्न बेस्ड आपको इसी पैटर्न बेस्ड आपको एसआई कांस्टेबल का एग्जाम भी देखने के लिए मिलता है। तो बेनिफिट तो आपके सामने बहुत सारे हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है सर। ठीक है, मतलब आपका जाएगा कुछ नहीं, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। इसके अंदर कोई रनिंग नहीं होगी, कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, केवल आपके जो नॉलेज है उसको ही टेस्ट किया जाएगा, केवल आपकी टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, आपका स्टेनोग्राफर का टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं जितनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने की आवश्यकता थी, जो जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कैटेगरी आप देख सकते हैं, अनारक्षित में 121 पदें हैं, अनुसूचित जाति में 37 पद आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के यहाँ पे बता रखे हैं प्रॉपर कि महिलाओं के कितने हैं इसमें से। ठीक, जैसे 37 में से 13 महिलाओं के, 121 में से 42 महिलाओं के हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जनजाति के, पिछड़ा वर्ग के, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, तो कुल मिला के 305 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 102 वैकेंसीज़ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं सर, ये बहुत बढ़िया ऑफिस जॉब है, कोई तुम्हें कहीं कोई नहीं भेजेगा, ना तुम्हें कोई फील्ड पे जाना, नहीं कुछ करना, फर्स्ट क्लास ऑफिस की ड्यूटी है, कहीं कुछ जाना नहीं सर, कहीं किसी प्रकार की आपको अन्य ड्यूटी करनी नहीं, केवल अपना डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित वर्क का काम करना है, वही वर्क आपको करना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी चाहिए थी वो मिल गई होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट है, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ताकि जब ये नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस नोटिफिकेशन में से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया है बॉक्स में। फ़ीस भरने के लिए ये बताया गया है कि फ़ॉर्म की फ़ीस कितनी है। फ़ीस भरने वाला पॉइंट ये रहा कि फ़ॉर्म के लिए फ़ीस आपको कितनी भरनी होगी। ठीक है, चलिए, अगर किसी अन्य प्रकार की जानकारी से संबंधित आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, उसके रिलेशन में मैं एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।